हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडिटोरिया प्रैक्टिस बुक का आज हमारा यह 7वां वीडियो है, यानी कि यह सेट नंबर 7 है। और यह जो सीरीज चलाया जा रहा है बिल्कुल नए करंट अफेयर्स के साथ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। यह जो सीरीज है एडिटोरिया प्रैक्टिस बुक का बिहार मद्य निषेध दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी 2023 में आई हुई है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेशन को पूरा लगाइएगा फ्रेंड्स। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और जब सेशन समाप्त होगा तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है सेवा कर। यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। सेवा कर, उसके बाद फ्रेंड्स सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, उसके बाद बिक्री कर, मनोरंजन कर और जीएसटी, ठीक है। ये जो है ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, जीएसटी और मनोरंजन कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सेवा कर दिया गया है जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो केवल 3 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि कर, उपहार कर, उसके बाद देखिए आय कर। कृषि कर, उपहार कर और आयकर जो है यह डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, भारत में 4 कमोडिटी एक्सचेंज हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा याद रखेंगे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में भी है। तीसरा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। एक तो मल्टी कमोडिटिव हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एक है नेशनल मल्टी कमोडिटिव एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केंद्रीय शुल्क बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया। केंद्रीय शुल्क बोर्ड का गठन जो है संसद के एक अधिनियम के तहत 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस को अलग अलग अब तक नहीं देखा है उनको तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लीजिए देखिए, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो है यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये 1985 से लेकर के 1990 तक रहा था। इसको उपाध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे और अध्यक्ष राजीव गांधी जी थे, ठीक है। अध्यक्ष राजीव गांधी और उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह जी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना के साथ साथ नेहरू रोजगार योजना और सेबी की स्थापना की गई थी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि नायक समिति का संबंध किससे है। नायक समिति का संबंध पूछा गया है तो इसको गठित किया गया था 1991 में और 1992 में इसने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। नायक समिति का संबंध जो है यह किससे है फ्रेंड्स? तो लघु उद्योग से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे और हथकरघा उद्योग का संबंध जो है इसको भी याद रखेंगे। हथकरघा उद्योग का संबंध जो है मीरा सेठ समिति से है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स हथकरघा उद्योग से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है।
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये नागपुर में है। ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वन अनुसंधान केंद्र जो है फ्रेंड्स ये देहरादून में है। ठीक है, तो साथ साथ इसको भी आप याद रखेंगे, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर है? राष्ट्रीय जल अकादमी, तो राष्ट्रीय जल अकादमी जो है ये पुणे में है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्न में से कौन संकटपन्न जातीय का उदाहरण है? संकटपन्न जाति के जो उदाहरण हैं वे आपके कौन कौन से हैं? तो कस्तूरी मृग है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कस्तूरी मृग दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडोबा नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में स्थित है? टोडोबा जो है फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र में है। टोडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए, यदि मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो वह कौन सा उपभोक्ता है? तो फ्रेंड्स यह जो है द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आते हैं। ठीक है, चलिए, और तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 10 अगस्त 1948 को किया गया था और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तेल शोधक कारखाना है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो देखिए, कोयली गुजरात सही है, नुमालीगढ़ असम में है सही है, नागीपट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। नागीपट्टनम तेल शोधक कारखाना जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तातीपाका, एक तातीपाका भी पूछा जाता है, तो तातीपाका कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो सबसे दक्षिणी भाग में जो पहाड़ी है ये कार्डमम हिल्स है, यानी कि इलायची की पहाड़ी। ठीक है, राइट आंसर इसका इलायची की पहाड़ी हो जाएगा, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो ये जो स्थिति है कहाँ से? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। यानी कि देखिए सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर झारखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें से आपको चुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये भी सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ से मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इनमें से जितने भी हैं सारे के सारे सही दिए गए हैं और सही कथन ही आपको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? देखिए, डेविस जल संधि जो है यह ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में है। किसके मध्य में है? ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में। और ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी कि जो लेब्राडोर सागर है उसी को। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा जो है ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अच्छा, म्यांमार से कितने भारतीय राज्य अपने सीमा साझा करते हैं? तो एक मणिपुर है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मिजोरम है और चौथा अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य मणिपुर से सीमा साझा करते हैं, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा जो है म्यांमार से साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है यह बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। जो अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यह रूस को अलग करता है, अलास्का और रूस को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए डोबर जलडमरू मध्य है, यह इंग्लैंड और फ्रांस को पृथक करता है।
अगला प्रश्न कर लेंगे कि विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर हैं? तो देखिए विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स एक आसमान बांध है, यहाँ मैं लिखता हूँ आसमान बांध, आसमान बांध नील नदी पर है। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, ये सभी हैं, इसमें सूडान नहीं है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा तल से पूछा गया है। तो देखिए पृथ्वी अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इन सबको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया? सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950। विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है? अच्छा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है 1/3 सदस्यों का जो है यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है विधान परिषद में। और 1/6 सदस्य जो हैं ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एडवोकेट जनरल जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, राज्य के महाधिवक्ता को अनुच्छेद 165 के तहत जो है इसका व्यवस्था किया गया संविधान में, और इसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, किंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो महाधिवक्ता अनुच्छेद 167 के तहत जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। गलत है, 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है, भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, परंतु मत देने का अधिकार उसको नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? तो ये जो आर्टिकल 46 है, इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर देखिए जीएसटी, जिसको कि मैंने अभी बताया था कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है, का प्रावधान करता है? तो यह जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया और जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 24 है। 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध लगाया गया है। आर्टिकल 21 में क्या है? तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? संघीय सूची का विषय जो है इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, डाक बचत बैंक संघीय सूची है, निगम कर भी है, छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन भी है। कृषि आयकर जो है यह संघीय सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सरकार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव को और विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को, ठीक है। चलिए,
यह प्रस्ताव यानी कि जो विश्वास प्रस्ताव है सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट या मंत्रिमंडल यह प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि एक मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक जो अधिकारियों हैं उनके वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय जो ली जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और जो संघीय क्षेत्र हैं उनकी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कथन इसमें से सही है? देखिए, पैरेन्काइमा एक प्रकार की अस्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत है। पैरेन्काइमा एक प्रकार का अस्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जो है मृत नहीं जीवित होती हैं। उसके बाद देखिएगा कि एस्क्लेरोकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है, नहीं, इसकी कोशिकाएं जो है मृत होती हैं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा कथन इसमें से सही होगा? कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यहाँ कोशिका भित्ति की बात की जा रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और एक होता है यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा इसमें से डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है? डीएनए में जो उपस्थित क्षार होते हैं ये कौन से? एक एडेनिन है, उसके बाद देखिएगा एक गुआनिन है, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक क्या है? गुआनिन है, एक थाइमिन है और एक जो है साइटोसिन है। यहाँ पर देखिए माइटोसिन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चार नाम याद रखेंगे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये डीएनए में उपस्थित चार क्षार होते हैं। ठीक है, माइटोसिन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? कवक के द्वारा जो है दमा, दाद, गंजापन, खाज, खुजली ये सब होता है। ठीक है, एथलीट फुट भी कवक के द्वारा ही होता है। इसमें से देखिए हर्पीज जो है यह जो है विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? हर्पीज वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन नहीं होता है? असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाएं जैसे कि जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल, ईस्ट, प्रोटोजोआ में होता है। कौन? असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो अविकसित कोशिकाओं में होता है। और मैंने नाम भी बताया, जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल, ईस्ट और प्रोटोजोआ में। जबकि जो कायिक कोशिका का विभाजन है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो इसमें से कायिक कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस जीव या जाति में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इनमें से सर्वाधिक जो होगी गुणसूत्र की संख्या ये किस में होगा? तो ये कुत्ता में होगा। कुत्ता में 78 होता है। ठीक है, चिंपैंजी में 48 होता है। घोड़ा में कितना होता है? तो घोड़ा में 64 होता है और आलू में भी 48 ही होता है। चलिए अच्छा, मानव में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा कितनी होती है? आप ज़रा कमेंट करके बताइए। मैं जोड़ी में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं संख्या पूछ रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, खाने वाला जो नारियल का भाग होता है उसको कहा जाता है भ्रूणपोष। क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं? कवक से जो पादप हार्मोन निकाला जाता है इसका नाम जिब्रेलिन्स है। जिब्रेलिन्स क्या करता है? यह बौना पौधा जो है उसको लंबा करता है, साथ ही यह फूल बनने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए जिब्रेलिन्स हो जाएगा।
साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्लियर है, याद रखेंगे। अच्छा, एक जो है एक एथिलीन है, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, जो कि फलों के पकाने में सहायक होता है। और एक होता है फ्लोरोजिन्स, फ्लोरिजिन्स, ये फूलों के खिलाने में सहायक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आलू का यहाँ पर देखिए ब्लैक हार्ट रोग जो है यह किस तत्व की कमी से होता है? तो ब्लैक हार्ट रोग जो है यह होता है ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से होता है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? डिप्थीरिया जो है यह प्रभावित जो है ये श्वास नली को प्रभावित करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए। हैजा टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है, और फेफड़ा जो है ये टीबी में, निमोनिया में प्रभावित होता है, और तंत्रिका तंत्र टेटनस जो है यह पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा नहीं पकाएं खाना को। विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब पूछा गया है तो फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लिंट कांच का इस्तेमाल विद्युत बल्ब, दूरबीन के लेंस, कैमरा, इन सब में किया जाता है। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल जो है धूप के जो चश्मे होते हैं, धूप चश्मा, उसको बनाने में किया जाता है। प्रकाशीय कांच का इस्तेमाल जो है सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म, इन सब में किया जाता है। और पायक्स कांच का इस्तेमाल जो है प्रयोगशाला के जो उपकरण हैं, लेबोरेटरी के उपकरण, उनको बनाने में किया जाता है। तो ये फ्लिंट कांच हो जाएगा। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो यह जो है रेडॉन है। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, रेडॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए। ऑर्गन जो है, ऑर्गन अक्रिय गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से सुमेलित जो नहीं है वो आपका लाल थोथा होगा। लाल थोथा जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है COSO4, यानी कि कोबाल्ट सल्फेट है। ठीक है, COSO4 × 7H2O होता है ये लाल थोथा। तो ये जो सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे। चलिए, निम्न में से सोना का अयस्क है, सोना का अयस्क जो है ये इसमें से कैल्वराइट है, कैल्वराइट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कैल्वराइट और सिल्वेनाइट, कैल्वराइट और सिल्वेनाइट ये सोना के अयस्क हैं। ठीक है, चलिए। मिलराइट जो है ये निकेल का है, और क्रोमाइट जो है यह किसका है? यूरेनियम का है। चलिए, क्रोमाइट, कार्नेटाइट ये यूरेनियम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ेंगे कथन। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता, विलायक तथा विलेय की प्रकृति ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। बिल्कुल ये सही दिया गया है। ठीक है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, ये भी सही दिया गया है। तो इसमें से पूछा गया सही कौन सा है? तो सभी के सभी कथन, यानी कि ये और एक और दो दोनों, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए क्रोमेटोग्राफी का तकनीक प्रयोग किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। न्यूटन के प्रथम गति का नियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, सही नहीं। तो चलिए एक एक करके सभी कथन को पढ़ लेते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? बल की परिभाषा मिलती है, बिल्कुल सही। न्यूटन के प्रथम नियम जो है इससे बल को परिभाषित किया गया है इसमें। ठीक है, और दूसरा नियम जो है यह बल का सूत्र देता है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था, सही है। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो सही है। कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। कारण क्या है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण कौन सा है? इसमें से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो ये लाउड स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन यह ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कौन सा कथन इसमें से सत्य है? देखिए राइट आंसर बताना है। इसमें से जो सत्य कथन है ये आपसे पूछा गया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है यहाँ पर 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये त्वरण जो है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये गलत हो गया। विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान अधिकतम होता है,
नहीं, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और जी का मान जो है यह ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये 3 जो है गलत हैं, ये वाला सही है। तो सत्य जो है पहला स्टेटमेंट है, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्यानता निम्नलिखित में से किसका गुण है? तो श्यानता जो है यह द्रव और गैस का गुण है। द्रव और गैस, ठोस में श्यानता नहीं पाई जाती है। कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह तरंग जो है औरक्त है, ठीक है, औरक्त विकिरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, औरक्त विकिरण। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सत्य है? ध्वनि के संबंध में बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, अगर बात करें ध्वनि का चाल ठोस में ज़्यादा होता है, फिर उससे कम द्रव, फिर उससे कम गैस, ये सही है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये भी सही दिया गया है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी सही है। ध्वनि की चाल तापमान और आर्द्रता से प्रभावित होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से आता है तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? तो ये डबल हो जाता है, यानी कि 2 भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेग्रांजे सेल का एनोड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेग्रांजे सेल का जो एनोड है इसमें कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन का इस्तेमाल। और कैथोड में क्या किया जाता है? जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये कहा था किसने फ्रेंड्स? यह कहा था, बताइए, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, आपको याद होगा, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम दिया गया है। यह घटना 9 अगस्त 1925 की है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। इसमें से जो बचाव समिति के जो इसके अध्यक्ष थे, ये कौन थे? तो ये फ्रेंड्स गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो यह नदी कौन सी है? ब्यास नदी है, ठीक है, ब्यास नदी। अच्छा, झेलम नदी के तट पर देखिए सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य, इसको कहा जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध, ठीक है, हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है। किस नदी के तट पर? तो झेलम के तट पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसका ब्यास हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस सुल्तान की सेना हस्म एक कल्ब कहलाती थी? तो ये जो है इल्तुतमिश की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था, कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलो, उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदल करके विजयनगर रखा था? तो फ्रेंड्स ये रखा था किसने? बुक्का प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अहमदुल्ला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। अभिनव भारत की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया? अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वी.पी. वाडिया के द्वारा मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बदलाया था? तो इन्होंने आत्मनियंत्रण के तरीके अपनाने पर जोर दिया था। आत्मनियंत्रण राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिया तरंग आंदोलन जो है ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में हुआ था, और इसका नेतृत्व रानी गैडिन्यू ने किया है। मैं लिख देता हूँ नाम, रानी गैडिनल्यू ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। मणिपुर में, कहीं कहीं आपको नागालैंड भी मिलेगा, तो मणिपुर इसका सटीक आंसर होगा। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में, ठीक है, 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिजन डायरी को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स यह जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको 25 करंट अफेयर्स के बिल्कुल नए प्रश्न कवर करवा दूंगा, यानी कि टोटल हम लोग 95 प्रश्न कवर करेंगे। अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है ये? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में, याद रखेंगे।
चलिए राष्ट्रमंडल खेल, अब यहाँ से करंट हो रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिंगा का संबंध किससे है? तो देखिए जेरेमी लालरिंगा जो है इनका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये भारोत्तोलन से हैं, यानी कि वेट लिफ्टिंग से हैं, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 2022 की बात की जा रही है। तो यूएस ओपन 2022 का जो खिताब है पुरुष एकल का, ये स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वच्छ रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? तो ये सूरत और नवी मुंबई हैं, ठीक है, सूरत और नवी मुंबई, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सूरत और नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सूरत और नवी मुंबई। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इंटरपोल जो है 2022 में यह कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए, और इससे पहले भारत 1997 में इंटरपोल की मेज़बानी किया था। तो नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो यह जिला जो है यह पूर्वी चंपारण है, बिहार का, ठीक है, पूर्वी चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वांते पाबो का। उनका संबंध किस देश से है? तो स्वांतो पाबो जो हैं ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स? स्वीडन के हैं, स्वीडन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देश के मध्य आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो है उदार शक्ति यह एक वायुसेना अभ्यास है, और ये भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया, मलेशिया में, मलेशिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है। भारत का स्थान 2022 में 43वां है, ठीक है, और पहले स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? लीव नो वन बिहाइंड के साथ जो है यह दिवस विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किस, यहाँ देखिए सालबुक वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सालबुक जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसको जो है 75वें आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है, और अभी 75 रामसर साइट हो गए हैं भारत में, याद रखेंगे आप। चलो उसके बाद देखिएगा भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है 17 जुलाई 2022 तक। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर इसका 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस को। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये अपना प्यारा भारत करेगा, ठीक है। 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था, और इस बार जो है भारत में किया जाएगा। उसके बाद देखिए युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जो यंग लेखक हैं उनको प्रोत्साहित और परामर्श करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। द इंडिया स्टोरी पुस्तक जो है इसको लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इसको आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने लिखा है। बिमल जलान राइट आंसर हो जाएगा। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? जिसका नाम रोशनी है। इसका नाम क्या है? रोशनी है। रोशनी राइट आंसर हो जाएगा, रोशनी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है? तो उड़ीसा का जो है अभी जो खान रिपोर्ट आया था, खनन मंत्रालय 2021 का रिपोर्ट, इसमें जो है बॉक्साइट लॉएस्क क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है, ठीक है। और कोयला के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का है। क्लियर है? तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए प्रथम स्थान पर जो है अभी मैंने बताया किसका कौन कौन सा है, तो लॉएस्क है, क्रोमाइट है, लॉएस्क भी है, क्रोमाइट भी है, ठीक है। और अभी एक बताया था बॉक्साइट, यहाँ देखिए नहीं पूछा गया है, तो ये कोयला हो जाएगा। कोयला छत्तीसगढ़ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्ष आवरण प्रतिशत जो है ये आपका 2.91% है। 2.91% जो है ये वृक्ष आवरण है। क्लियर? अच्छा वनावरण कितना है? वनावरण आप बताइए। मैंने प्रीवियस वीडियो में वनावरण का भी जिक्र किया था, वनावरण का आप कमेंट करके बताएंगे।
चलिए देखिए, जो चीज़ मैं बता दिया हूँ वही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? व्यक्तिगत श्रेणी में यह दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को, प्रोफेसर विनोद वर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स। और संस्थागत श्रेणी में यह गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत तो ये 51.91% है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि T20 वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश जो है कौन है? तो फ्रेंड्स यह इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? इनका नाम है साइमन स्टील। साइमन स्टील राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है यह 11 दिसंबर के दिन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अपना स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। 96 प्रश्न हमने कवर किया है। राइट आंसर इसका शरद कमल अचंता हो जाएगा। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी